चंगेज खान की शक्ति का उदय। शक्तिशाली सहयोगियों और अपनी खुद की ताकत के साथ तेमुजिन ने एक रणनीति की मदद से मर्किट को हरा दिया, जिसके द्वारा तेमुजिन नियमित रूप से भविष्य के विद्रोह के बीज को नष्ट कर देता था। उसने कोशिश की कि वह अपने पीछे किसी शत्रु को न छोड़े। वर्षों बाद चीन पर हमला करने से पहले वह पहले यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी खानाबदोश नेता उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए जीवित न रहे। मर्किट के विनाश के कुछ ही समय बाद उसने कुलीनों के साथ व्यवहार किया, उसी तरह जुर्किन कबीला। इन राजकुमारों, कथित तौर पर उनके सहयोगियों, ने उनकी संपत्ति लूटने के लिए टाटर्स के खिलाफ छापे में उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाया था। तेमुजिन ने कबीले के कुलीन वर्ग को नष्ट कर दिया और आम लोगों को अपने सैनिकों और नौकरों के रूप में ले लिया। जब उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दुर्जय टाटर्स के साथ अंतिम मुकाबले का जोखिम उठा सकता था, तो उसने पहले उन्हें युद्ध में हराया और फिर गाड़ी की धुरी की ऊंचाई से अधिक लंबे लोगों को मार डाला। संभवतः बच्चों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे बड़े होकर अपनी पिछली पहचान से अनभिज्ञ हों और मंगोलों के वफादार अनुयायी बने। जब केरेट के टोग्रिल के साथ गठबंधन अंततः टूट गया और तेमुजिन को सर्वोच्च शक्ति के लिए इस बाधा का निपटान करना पड़ा, तो उसने केरेट लोगों को नौकरों और सैनिकों के रूप में मंगोलों के बीच फैला दिया। यह निर्ममता महज प्रचंड क्रूरता नहीं थी। तेमुजिन का इरादा किसी भी पुराने प्रतिद्वंद्वी अभिजात वर्ग को जीवित नहीं छोड़ना था, जो प्रतिरोध का केंद्र साबित हो सकता था, स्वयं को युद्धक शक्ति प्रदान करना और सबसे ऊपर विखंडन का समर्थन करने वाली कबीले की वफादारी की भावना को कुचलने के लिए और अपने परिवार के प्रति व्यक्तिगत आज्ञाकारिता में सभी खानाबदोशों को एकजुट करने के लिए। और जब 1206 में उन्हें सभी स्टेपी लोगों के सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया, तो उन्हें हजारों परिवारों को अपने रिश्तेदारों और साथियों की हिरासत में वितरित करना था। जनजातियों और कुलों के मौजूदा पैटर्न को एक सामंती संरचना के करीब कुछ से बदलना था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। घर खेल और प्रश्नोत्तरी, इतिहास और समाज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जीवनीक्षु और प्रकृति भूगोल और यात्राकला एवं संस्कृति धन वीडियो। चंगेज खान। घर, राजनीति, कानून और सरकार, विश्व नेता, अन्य राजनेता। चंगेज खान की शक्ति का उदय। शक्तिशाली सहयोगियों और अपनी खुद की ताकत के साथ तेमुजिन ने एक रणनीति की मदद से मर्किट को हरा दिया, जिसके द्वारा तेमुजिन नियमित रूप से भविष्य के विद्रोह के बीज को नष्ट कर देता था। उसने कोशिश की कि वह अपने पीछे किसी शत्रु को न छोड़े। वर्षों बाद चीन पर हमला करने से पहले वह पहले यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी खानाबदोश नेता उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए जीवित न रहे। मर्किट के विनाश के कुछ ही समय बाद उसने कुलीनों के साथ व्यवहार किया, उसी तरह जुर्किन कबीला। इन राजकुमारों, कथित तौर पर उनके सहयोगियों, ने उनकी संपत्ति लूटने के लिए टाटर्स के खिलाफ छापे में उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाया था। तेमुजिन ने कबीले के कुलीन वर्ग को नष्ट कर दिया और आम लोगों को अपने सैनिकों और नौकरों के रूप में ले लिया। जब उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दुर्जय टाटर्स के साथ अंतिम मुकाबले का जोखिम उठा सकता था, तो उसने पहले उन्हें युद्ध में हराया और फिर गाड़ी की धुरी की ऊंचाई से अधिक लंबे लोगों को मार डाला। संभवतः बच्चों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे बड़े होकर अपनी पिछली पहचान से अनभिज्ञ हों और मंगोलों के वफादार अनुयायी बने। जब केरेट के टोग्रिल के साथ गठबंधन अंततः टूट गया और तेमुजिन को सर्वोच्च शक्ति के लिए इस बाधा का निपटान करना पड़ा, तो उसने केरेट लोगों को नौकरों और सैनिकों के रूप में मंगोलों के बीच फैला दिया। यह निर्ममता महज प्रचंड क्रूरता नहीं थी। तेमुजिन का इरादा किसी भी पुराने प्रतिद्वंद्वी अभिजात वर्ग को जीवित नहीं छोड़ना था, जो प्रतिरोध का केंद्र साबित हो सकता था, स्वयं को युद्धक शक्ति प्रदान करना और सबसे ऊपर विखंडन का समर्थन करने वाली कबीले की वफादारी की भावना को कुचलने के लिए और अपने परिवार के प्रति व्यक्तिगत आज्ञाकारिता में सभी खानाबदोशों को एकजुट करने के लिए।
और जब 1206 में उन्हें सभी स्टेपी लोगों के सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया, तो उन्हें हजारों परिवारों को अपने रिश्तेदारों और साथियों की हिरासत में वितरित करना था। जनजातियों और कुलों के मौजूदा पैटर्न को एक सामंती संरचना के करीब कुछ से बदलना था। कम से कम मर्केट्स की हार के समय से तेमुजिन अपने लिए स्टेप्स में वर्चस्व का लक्ष्य बना रहा था। जमुका के साथ नई दोस्ती केवल 1.5 साल तक चली। फिर एक दिन जब दोनों दोस्त मार्च पर थे, जमुका ने कैंपिंग साइट के चुनाव के बारे में एक रहस्यमय टिप्पणी की, जिससे तेमुजिन की पत्नी बोर्टे ने उसे सलाह दी कि अब समय आ गया है कि दोनों दोस्त अलग अलग रास्ते पर चले जाएं। इस प्रकरण के पीछे क्या है, यह देखना मुश्किल है। सीक्रेट हिस्ट्री की कहानी अपनी संक्षिप्तता और अपनी मायावी भाषा में इतनी पेचीदा है कि इसकी विश्वसनीय व्याख्या करना संभव नहीं है। यह सुझाव दिया गया है कि जमुका नेतृत्व में संकट पैदा करने की कोशिश कर रहा था। समान रूप से यह भी हो सकता है कि भाषा जानबूझकर इस तथ्य को छुपाने के लिए अस्पष्ट है कि तेमुजिन अपने साथी को छोड़ने वाला था। किसी भी स्थिति में तेमुजिन ने बोर्टे की सलाह ली। जमुका के अपने कई लोगों ने भी उसे छोड़ दिया, शायद तेमुजिन में उस व्यक्ति को देखकर जिसके बारे में उन्हें लगा कि अंत में उसके जीतने की अधिक संभावना है। गुप्त इतिहास महाकाव्यात्मक दृष्टि से उनके कार्य को उचित ठहराता है। उनमें से एक व्यक्ति ने तेमुजिन को एक दर्शन के बारे में बताया जो उसे दिखाई दिया था, और इसका अर्थ केवल यह समझा जा सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी इस बात पर सहमत थे कि तेमुजिन को साम्राज्य का स्वामी होना चाहिए। स्थिति को अधिक व्यावहारिक तरीके से देखने पर स्टेपी की अस्थिर निष्ठाओं की परस्पर क्रिया को समझा जा सकता है। कबीले के लोगों को पता था कि क्या चल रहा है, और उनमें से कुछ ने तेमुजिन के पक्ष में जाने की जल्दबाजी की, यह महसूस करते हुए कि एक मजबूत नेता आगे बढ़ रहा था और उसके लिए जल्दी ही घोषणा करना समझदारी होगी। जमुका के साथ संबंध विच्छेद से मंगोल दुनिया के भीतर एक ध्रुवीकरण हुआ, जिसका समाधान केवल एक या दूसरे प्रतिद्वंद्वियों के गायब होने से ही हो सकता था। इतिहास में जमुका का कोई वकील नहीं है। सीक्रेट हिस्ट्री में उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, हमेशा असंगत रूप से नहीं, लेकिन यह मूल रूप से तेमुजिन के परिवार का इतिहास है और जमुका शत्रु के रूप में प्रकट होता है, यद्यपि कभी कभी अनिच्छुक भी। वह एक पहेली है, राजकुमारों के प्रतिद्वंद्वी गठबंधन का नेतृत्व करने और खुद को निर्वाचित कराने के लिए पर्याप्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है गुर खान या सर्वोच्च खान उनके द्वारा। फिर भी वह एक साजिश रचने वाला, संक्षिप्त दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति था, जो त्वरित लाभ के लिए अपने दोस्तों को छोड़ने, यहाँ तक कि उन्हें धोखा देने के लिए भी तैयार था। लेकिन तेमुजिन के लिए मंगोलों पर हावी होना जमुका की शक्ति में हो सकता था, लेकिन तेमुजिन अतुलनीय रूप से महान व्यक्ति था और प्रतिद्वंद्विता ने जमुका को तोड़ दिया। कबीले के नेताओं ने खुद को तेमुजिन और जमुका के आसपास समूहित करना शुरू कर दिया, और सदी की शुरुआत से कुछ साल पहले उनमें से कुछ ने तेमुजिन खान को मंगोलों का खान बनाने का प्रस्ताव रखा। युद्ध और शिकार में वफादारी का वादा करते हुए उन्होंने जिन शर्तों के साथ ऐसा किया, उससे पता चलता है कि वे एक विश्वसनीय जनरल की तलाश कर रहे थे। निश्चित रूप से वह अधिपति नहीं जिसे वह बनना था। दरअसल बाद में उनमें से कुछ ने उसे छोड़ दिया था। इस समय भी तेमुजिन केवल एक मामूली सरदार था, जैसा कि गुप्त इतिहास द्वारा वर्णित अगली महत्वपूर्ण घटना से पता चलता है। एक दावत में एक विवाद जो उसके नाम मात्र सहयोगियों जर्किन राजकुमारों द्वारा उकसाया गया था, जिसे बाद में उसने नरसंहार किया था। उत्तरी चीन में जिन सम्राट ने भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। खानाबदोशों के साथ उनकी चालाकी की विशेषता वाली नीति के उलटफेर में से एक में, जिनने अपने एक समय के सहयोगी टाटारों पर हमला किया। तोगरिल के साथ मिलकर तेमुजिन ने कबीले के झगड़े को जारी रखने के अवसर का लाभ उठाया और टाटारों को पीछे ले लिया।
जिन सम्राट ने तोगरिल को चीनी उपाधि से पुरस्कृत किया, वांग या राजकुमार, और तेमुजिन को और भी कम ऊंचा दर्जा दिया। और वास्तव में अगले कुछ वर्षों तक जिनको तेमुजिन से डरने की कोई बात नहीं थी। वह स्टेपी में अपनी शक्ति बढ़ाने में पूरी तरह व्यस्त था और चीन के लिए कोई स्पष्ट खतरा नहीं था। तेमुजिन ने अब सभी प्रतिद्वंद्वियों को व्यवस्थित रूप से खत्म करना शुरू कर दिया। जमुका द्वारा बनाए गए लगातार गठबंधन हार गए। टाटर्स का सफाया हो गया। तोगरिल ने खुद को जमुका की साजिशों और अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं और संदेह से तेमुजिन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी, और वह और उसके कैरेट लोग नष्ट हो गए। अंततः पश्चिम में मंगोलों की बढ़ती शक्ति से भयभीत नाइमन शासक ने जमुका की भागीदारी के साथ एक और गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से हार गया और अपना राज्य खो दिया। जमुका हमेशा की तरह अस्थिर छोड़कर चला गया अंतिम क्षण में नैमन खां। ये अभियान 1206 से पहले के कुछ वर्षों में हुए और तेमुजिन को स्टेपीज का स्वामी बना दिया गया। उस वर्ष ओनोन नदी के किनारे एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी और तेमुजिन को चंगेज खान घोषित किया गया था। शीर्षक का अर्थ संभवतः सार्वभौमिक शासक था। मंगोल राष्ट्र का एकीकरण। वर्ष 1206 मंगोलों के इतिहास और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह क्षण जब मंगोल पहली बार स्टेपी से आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। मंगोलिया ने स्वयं एक नया आकार ले लिया। छोटे मोटे आदिवासी झगड़े और छापे अतीत की बात हो गए थे। या तो परिचित जनजाति और कबीले के नाम उपयोग से बाहर हो गए थे, या उन्हें धारण करने वाले लोग बाद में पूरे मंगोल दुनिया में बिखरे हुए पाए गए, जो पारंपरिक कबीले और जनजाति प्रणाली के विनाश की गवाही दे रहे थे। एक एकीकृत मंगोल राष्ट्र चंगेज खान की व्यक्तिगत रचना के रूप में अस्तित्व में आया और कई उलटफेरों, सामंती विघटन, प्रारंभिक प्रतिजनीकरण, औपनिवेशिक कब्जे के माध्यम से आज तक जीवित है। मंगोलों की महत्वाकांक्षाएं स्टेपी से परे दिखती थीं। चंगेज खान विश्व विजय के अपने महान साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार था। नया राष्ट्र सबसे पहले युद्ध के लिए संगठित किया गया था। चंगेज खान की सेना दशमलव प्रणाली पर विभाजित थी, कठोर अनुशासित थी और अच्छी तरह से सुसज्जित और आपूर्ति की गई थी। सेनापति उसके अपने बेटे या उसके द्वारा चुने गए लोग थे जो उसके प्रति बिल्कुल वफादार थे। चंगेज खान की सैन्य प्रतिभा तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सकती थी। प्रारंभ में उनकी सेना विशेष रूप से घुड़सवार सेना थी जो मजबूत घास खाने वाले मंगोल टट्टू की सवारी करती थी, जिसे चारे की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसी सेना से अन्य खानाबदोशों को हराया जा सकता था, लेकिन शहरों पर कब्जा नहीं किया जा सकता था। फिर भी जल्द ही मंगोल मैंगोनेल्स, गुलेल, सीढ़ियों, जलते हुए तेल आदि का उपयोग करके और यहाँ तक कि नदियों को मोड़कर बड़े शहरों की घेराबंदी करने में सक्षम हो गए। धीरे धीरे ही अधिक स्थापित राज्यों के लोगों के संपर्क के माध्यम से चंगेज खान को यह एहसास हुआ कि केवल छापा मारने, नष्ट करने और लूटने की तुलना में सत्ता का आनंद लेने के अधिक परिष्कृत तरीके थे। यह चंगेज खान का विरोध करने वाली आखिरी महत्वपूर्ण मंगोल जनजाति नैमन के खान का मंत्री था, जिसने उसे साक्षरता के उपयोग सिखाए और मंगोल भाषा को लिखने में कम करने में मदद की। गुप्त इतिहास की रिपोर्ट के अनुसार यह मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के बाद ही हुआ था। ख्वारज़्म, अमू-दरिया, ऑक्सस और सीर दरिया जगसटसक के क्षेत्र में शायद 1222 के अंत में चंगेज खान ने मुस्लिम सलाहकारों से शहरों के अर्थ और महत्व को सीखा। और यह एक अन्य सलाहकार था जो पहले जिन सम्राट की सेवा में था, जिसने उसे कर योग्य वस्तुओं के उत्पादकों के रूप में किसानों और कारीगरों के उपयोग के बारे में समझाया। उसका इरादा उत्तरी चीन के खेती योग्य खेतों को अपने घोड़ों के लिए चारागाह में बदलने का था। मंगोलों की महान विजय, जो उन्हें विश्व शक्ति में बदल देगी, अभी भी बाकी थी। चीन मुख्य लक्ष्य था।
चंगेज खान ने सबसे पहले तांगुत साम्राज्य के खिलाफ एक कठिन अभियान द्वारा अपने पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित किया। जिक्सिया चीन का एक उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती राज्य और फिर 1211 में उत्तरी चीन के जिन साम्राज्य पर गिर गया। 1214 में उसने खुद को अस्थायी रूप से भारी मात्रा में लूट के साथ खरीदने की अनुमति दी, लेकिन 1215 में संचालन फिर से शुरू किया गया और बीजिंग ले जाया गया। इसके बाद उत्तरी चीन की अधिक व्यवस्थित अधीनता उसके सेनापति के हाथों में थी मुकाली। चंगेज खान को स्वयं चीन से अलग होकर ख्वारज़्म पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह युद्ध ओटरार शहर के गवर्नर द्वारा भड़काया गया था, जिसने चंगेज खान के संरक्षण में रहने वाले मुस्लिम व्यापारियों के एक कारवां का नरसंहार किया था। ख्वारज़्म शाह ने संतुष्टि से इनकार कर दिया। ख्वारज़्म के साथ युद्ध निस्संदेह देरसबेर आ ही जाता, लेकिन अब इसे टाला नहीं जा सकता। इसी युद्ध में मंगोलों ने बर्बरता और आतंक के लिए ख्याति अर्जित की। एक के बाद एक शहर पर हमले किए गए, निवासियों का नरसंहार किया गया या उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ मंगोलों की अग्रिम सेना के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया। चंगेज खान द्वारा ख्वारज़्म के शाही घराने के खिलाफ अपना बदला लेने के कारण खेत और बगीचे बर्बाद हो गए और सिंचाई कार्य नष्ट हो गए। अंततः वह 1223 में पीछे हट गया और 1226 से 27 में जिक्सिया के विरुद्ध अंतिम अभियान तक अपनी सेनाओं को फिर से युद्ध में नहीं ले गया। 18 अगस्त 1227 को उनकी मृत्यु हो गई। चंगेज खान की विरासत। जहां तक अलग अलग स्रोतों से अंदाजा लगाया जा सकता है, चंगेज खान का व्यक्तित्व एक जटिल था। उनके पास महान शारीरिक शक्ति, उद्देश्य की दृढ़ता और अटूट इच्छा शक्ति थी। वह जिद्दी नहीं था और अपनी पत्नियों और मां सहित दूसरों की सलाह सुनता था। वह लचीला था। वह धोखा दे सकता था लेकिन छोटा नहीं था। टोगरे या जमुका के विपरीत उन्हें वफादारी के मूल्य का एहसास था। अपने स्वामियों के प्रति विश्वासघात के दोषी शत्रु उससे थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन वह उसी समय उनके विश्वासघात का फायदा उठाता था। वह धार्मिक विचारों वाला था, दैवीय मिशन की भावना से प्रेरित था और संकट के क्षणों में वह श्रद्धापूर्वक ईश्वर की पूजा करता था। शाश्वत नीला स्वर्ग, मंगोलों का सर्वोच्च देवता। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ सच है। जैसे ही वह अपने परिचित क्षेत्र से बाहर निकलता है और स्टेपी से परे अजीब व्यवस्थित दुनिया के संपर्क में आता है, तस्वीर कम सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। पहले तो वह नरसंहार और बलात्कार से होने वाले तात्कालिक लाभ के अलावा कुछ नहीं देख पाता था और कभी कभी बदला लेने के जुनून में डूब जाता था। फिर भी अपने पूरे जीवन में वह अपने साथी खानाबदोशों और बसे हुए दुनिया के सभ्य लोगों दोनों की सेवा करने के इच्छुक लोगों की वफादारी को आकर्षित कर सका। उनकी प्रसिद्धि वृद्ध दाओवादी संत को भी राजी कर सकती थी। चांगचुन क्यूचुजी ने धार्मिक मामलों पर प्रवचन देने के लिए पूरे एशिया की यात्रा की। वह सर्वोपरि अनुकूलनीय एक ऐसा व्यक्ति था जो सीख सकता था। संगठन, अनुशासन, गतिशीलता और उद्देश्य की क्रूरता उनकी सैन्य सफलताओं के मूलभूत कारक थे। पराजित आबादी का नरसंहार, जिसके परिणामस्वरूप आतंक उत्पन्न हुआ, वे हथियार थे जिनका वह नियमित रूप से उपयोग करता था। शहरों को आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाने और समर्पण न करने वालों के व्यवस्थित वध का आयोजन करने की उनकी प्रथा को मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन यद्यपि यह निस्संदेह आतंक को बढ़ावा देकर प्रतिरोध को कमजोर करने की नीति थी, नरसंहार का इस्तेमाल अपने हित के लिए किया गया था। मंगोल अभ्यास, विशेष रूप से ख्वारज़्म के खिलाफ युद्ध में, दुश्मनों के शहर की चौकी और आबादी को हतोत्साहित करने और विभाजित करने के लिए एजेंटों को भेजना था, जिसमें वादों के साथ धमकियों को मिलाया जाता था। मंगोलों की भयावहता की प्रतिष्ठा ने अक्सर उनके बंदियों को पंगु बना दिया था, जिन्होंने प्रतिरोध या उड़ान असंभव नहीं होने पर खुद को मारने की अनुमति दी थी।
दरअसल मंगोल जवाबदेह नहीं थे। प्रतिरोध ने निश्चित विनाश लाया, लेकिन बल्ख में, जो अब अफगानिस्तान में है, सामरिक कारणों से त्वरित आत्मसमर्पण के बावजूद आबादी का कत्लेआम किया गया। चंगेज खान की उपलब्धियां भव्य थीं। उसने सभी खानाबदोश जनजातियों को एकजुट किया और संख्यात्मक रूप से हीन सेनाओं के साथ उसने ख्वारज़्म और उससे भी अधिक शक्तिशाली जिन राज्य जैसे महान साम्राज्यों को हराया। फिर भी उसने अपने लोगों को थकाया नहीं। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, अपने बेटे को चुना। ओगोदेई ने बहुत सावधानी से यह सुनिश्चित किया कि उसके अन्य बेटे ओगोदेई का पालन करेंगे और उसे पूरी शक्ति के साथ एक सेना और एक राज्य सौंप दिया। अपनी मृत्यु के समय चंगेज खान ने बीजिंग से कैस्पियन सागर तक फैली भूमि पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसके जनरलों ने फारस और रूस पर हमला कर दिया था। उनके उत्तराधिकारी संपूर्ण क्षेत्र पर अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे, चीन, फारस और अधिकांश रूस। उन्होंने वह किया जो उन्होंने हासिल नहीं किया और शायद वास्तव में उनका कभी इरादा भी नहीं था, यानी अपनी विजय को एक सुव्यवस्थित साम्राज्य में मिलाना। चंगेज खान द्वारा किया गया विनाश लोकप्रिय स्मृति में जीवित है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विजय मंगोल साम्राज्य का पहला चरण था, जो मध्ययुगीन और आधुनिक समय का सबसे बड़ा महाद्वीपीय साम्राज्य था।